डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं जून 2022 के पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये पीडीएफ भेजा है, तो इसी तरह से आपका पीडीएफ अगर साफ होगा तो हम उसके सॉल्यूशंस को दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है तो उच्च वर्ग सीमा तथा वर्ग निम्न सीमा के औसत के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राथमिक सम्मक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये मौलिक सम्मक जो होते हैं वो प्राथमिक सम्मक होते हैं। उसके बाद में माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपका सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है, एक्स बार की वैल्यू। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक घरेलू व्यक्ति द्वारा साइकिल खरीदना किस प्रकार की गतिविधि है, तो वो उसका वो कंजम्पशन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उसका यूज़ करेगा। निम्नलिखित में कौन एक उत्पादन गतिविधि है। उत्पादन गतिविधि तो नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया इसने। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा घरेलू उपयोग के लिए दूध खरीदना जो है एक उत्पादन विधि कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली उत्पादन इसलिए किया जाता है कि हम उसका उपयोग कर सकें। तो हम सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट कर लेंगे। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फंडामेंटल कर लेंगे, यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका जो है परचेज ऑफ साइकिल कंजम्पशन हो जाएगा। उसके बाद में गेटिंग बाइंग मिल्क फॉर फैमिली, ये आपका जो है एक तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। गेटिंग हेयर कट फ्रॉम ए बार्बर, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होता। सीइंग ए पिक्चर इन सिनेमा हॉल और बाथिंग इन अ रिवर, दीज आर नॉट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। बचा हमारे पास ये, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो आपको बोनस जो है वो देखने को मिलेगा मार्क्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था एक खालिस्तान अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे हम भारतीय अर्थव्यवस्था जो है कि मिश्रित 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 श्रित, कैसे हम लिखते हैं, मिश्रित श्रित, ऐसे करके लिखते हैं ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिक्स्ड बोल सकते हैं, मिक्स्ड, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है। मछली पालन अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा है, प्राथमिक हो जाएगा इसमें। इसके बाद आपका परिवहन अर्थव्यवस्था जो है कौन से क्षेत्र में शामिल है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा तृतीयक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तृतीयक हो जाएगा आपका क्षेत्र में। उसके बाद में आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो यहाँ पे मूल्यह्रास सही हो जाएगा, बिल्कुल आंसर मूल्यह्रास, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के जो है सूक्ष्मतम इकाई का अध्ययन नहीं, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कौन सी इकाई का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका व्यक्तिगत इकाई। कौन सी? व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। सब कुछ इकाई ही होता है, यानी व्यक्तिगत ही होता है, सब इंडिविजुअल के लिए होता है, पूरे रूप में नहीं स्टडी किया जाता। यहाँ पे आपका मैंने बताया, जैसे यहाँ पे मिक्स्ड आ जाएगा, मिक्स इकोनॉमी होती है। फिशिंग इज अ पार्ट ऑफ सेक्टर, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो ट्राटरी हो जाएगा। यहाँ पर जो है नेशनल, यहाँ पे आपका मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और माइक्रो में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, आईयू, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स। इसके बाद आइए, वस्तु की पूर्ति केवल उसकी कीमत द्वारा प्रभावित होती है, तो नहीं, बिल्कुल असत्य वचन है प्रभु। ये और भी कारकों द्वारा प्रभावित होती है। किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसकी कीमत के मध्य सीधा संबंध नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मांग वक्र का ढाल बाईं से आई ओर की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। मांग का नियम केवल गिफिन वस्तुओं पर लागू होता है, मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। और सूक्ष्म तथा बृहद अर्थशास्त्र के दो असंबंधित नहीं हैं, ये संबंधित भाग हैं, दोनों संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सही है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे गलत हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO बोलते हैं, सेंट्रलाइज या सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या कंपनी भी बोलते हैं, तो आप इसको बी से मैच कर देंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं आप, RBI है। उसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है
वो क्या होता है, अभी मैंने बताया व्यक्तिगत इकाई, यहाँ पे आंसर दिया गया है। उसके बाद में बजट के अवयव जो है वो कौन से होते हैं, आय तथा व्यय दोनों होते हैं। और योजना आयोग का गठन जो है वो हुआ था आपका 1950 में। हो गया इस तरह से आपके सारे के सारे राइट्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको आप मिला ही लेंगे, इंग्लिश में हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र पूछा है प्रभु। ध्यान रखना, जब पूछता है ना क्वेश्चन तो थोड़ा सा ना हमें ध्यान रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर सेवा क्षेत्रक। तो मैं लिख सकता हूँ इसको सेवा क्षेत्रक। ठीक है, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल होता है। औद्योगिक जानते हैं आप किस में होता है। औद्योगिक हमेशा जो होता है, क्या होता है कि जो नेचुरल जो प्राथमिक क्षेत्रक है उसको चेंज करता है सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में जब हम उसको चेंज करते हैं तो द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है। औद्योगिक जो क्षेत्र है ये हमारा द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिख देते, इस साइड लिख देता हूँ आपका द्वितीयक क्षेत्रक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 2001 में भारत में लिंग अनुपात कितना था। तो लिंग अनुपात जो था ये अप्रोक्सीमेटली 933 के आसपास था, 933 34 कुछ इस तरह का आपका सेक्स रेशो उस समय था। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 927 और 933। ठीक है, दोनों था तो दोनों में से आप जो भी सही लिख देंगे वो सही हो जाएगा। 933 भी है और 927 भी है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो वर्ष पूछा है तो 1982 में की गई थी। ठीक है, डेट पूछता है तो डेट भी लिख सकते थे, आपको डेट तो याद होगा ही अच्छी तरह से, अगर जिसने इसका ईयर लिखा उसको डेट भी याद होगा। तो था 12 जुलाई। ठीक है, तो आप 12 जुलाई 1982। इसके बाद में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र रोजगार उत्पन्न करने में सहायक होता है। रोजगार उत्पन्न करने में कौन सा क्षेत्र होता है। तो हम जानते हैं कि सेकेंडरी जो वो होता है आपका थोड़ी थर्ड वाला वो हमारा जो है ये सबसे ज़्यादा रोजगार क्षेत्र रोजगार उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो ये हमारा कौन सा होता है, द्वितीय क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक नहीं होता है, रोजगार ज़्यादा नहीं देता, नहीं सेवा क्षेत्रक देता है। तो यहाँ पे हमारा टर्टरी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम तृतीयक लिख सकते हैं, तृतीयक। ठीक है, रोजगार सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्रक है ना, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आसानी से आप बता सकते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसके अंदर जिस अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था प्रणाली जिसके अंदर जो है हम आर्थिक क्रियाओं का आर्थिक क्रियाओं का काम करते हैं या आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड जो है काम करते हैं, वही हमारी क्या होती है, अर्थव्यवस्था है ना। तो ये वितरण और खपत से जो है एक क्षेत्र जहाँ किसी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है जिसके अंदर आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। आर्थिक क्रियाएं जरूर लिखना है, आर्थिक। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं इसमें। ठीक है, तब जाके आपका जो है शामिल की जाती है ना, शामिल, तब जाके आपका जो है आंसर पूरा मिल जाएगा 2 नंबर, नहीं तो अन्यथा आधा 1 नंबर काट सकता है, कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास क्या होता है। अगर हम आर्थिक विकास को डेफिनेशन दें तो बहुत सारे आर्थिक विकास के डेफिनेशंस हैं। तो आर्थिक विकास से वो प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप जो है देश के समस्त उत्पादन साधनों का जो है कुशलतापूर्वक कुशलतापूर्वक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, कुशलतापूर्वक उपयोग। ठीक है, सभी समस्त देश के समस्त साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग ही जो है वो आर्थिक विकास कहलाता है। कुशलतापूर्वक नहीं होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा।
प्राथमिक सम्मक किसे कहते हैं? तो वो सम्मक जो हम हमारे द्वारा जो है विश्लेषण जो वो होते हैं ना, क्या नाम है उसके, अनुसंधानकर्ता द्वारा जो इसको तैयार किया जाता है, या जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, वो आंकड़े सीधा सीधा लिख सकते हैं। वे आंकड़े यहाँ पर देखिए, प्राथमिक सम्मक वो होते हैं कि प्राथमिक सम्मक वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता यानी खोजकर्ता द्वारा जो है पहली बार में एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तालिका किसे कहते हैं? तो तालिका आप जानते हैं, तालिका जो है ऊर्ध्वाकार और आपका एक जो होता है लंबवत सारणीनुमा आकृति, जिसमें हम सारे सम्मकों को विधिवत या पूर्ण रूप से डालते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तालिका कहते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु का क्रमशः उल्लेख होता है। इस तरह से भी ये डेफिनेशन जो बच्चे ने लिखा है थोड़ा थोड़ा सही है। इसके बाद में बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है, यानी कि आयात निर्यात दोनों पे प्रतिबंध होता है, उसे ही हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक? प्राइमरी सेक्टर तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सीधे के सीधे हम प्रकृति से जो है हम ले लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्रक होता है ना, प्राथमिक क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्रक होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही अर्थ होता है, जिसमें कृषि भी होती है, एक आपका कृषि आ जाती है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक है ये, कृषि है, वानिकी है, वानिकी है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? आपका मछली पकड़ना, मत्स्य पालन जो है, मछली पकड़ना। उसके अलावा क्या है? आपका खनन भी, जो माइनिंग वगैरह होती है ना, डायरेक्ट तो कोयला वगैरह जो निकालते हैं वो खनन प्रकृति से तो हो रहा है, तो डायरेक्ट जो प्रकृति से काम होंगे वो सारे के सारे प्राथमिक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आपको पता ही है अच्छे तरह से, आप बता सकते हैं कि जो आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र है वो क्या होता है। और फिर मीनिंग पूछा है माइक्रो का, सबसे पहले पूछा है आपसे मैक्रो का, मैक्रो का पूछा है, उस पहले पूछा आपको माइक्रो का। ठीक है, तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यहाँ पे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट सा है, इस तरह का है ये। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो एक वर्ग किलोमीटर पर बसी हुई जनसंख्या को ही हम उसके जनसंख्या घनत्व है, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। साक्षरता दर हम किसे कहते हैं? तो ये भी जानते हैं हम अच्छी तरह, साक्षरता दर क्या होती है। सब जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऐसा ऐसा पेपर जो है ना, आपको दोबारा इकोनॉमिक्स का देखने को नहीं मिलेगा, इतना इजी पेपर था जो। तो साक्षरता दर क्या हो जाती है? तो साक्षरता दर की परिभाषा अगर मैं देना चाहूँ, तो हर 100 लोगों में से कितने लोग साक्षर हैं, उसी को हम साक्षरता दर कहते हैं। 100 लोगों में से साक्षर साक्षर व्यक्तियों के संख्या को साक्षरता दर कहा जा सकता है। इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं, तो क्या उत्पाद करे, कैसे उत्पाद करे और किसके लिए उत्पाद करे। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की होती हैं। ठीक है, और whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस। तो whom व्हाट हाउ, या हाउ व्हाट whom, ऐसे कर सकते हैं आप, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि में कोई आपको 3 अंतर बता देने हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि का अंतर अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं, उसमें आपको आसान ज़्यादा होगा। मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, आपको पता है मध्यवर्ती वस्तुएं जो हैं वो द्वितीय क्षेत्र में काम आती है, जब इसको इंडस्ट्रीज में जो है बनाया जाता है। मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं नहीं हो सकती हैं, इसको आगे के प्रयोग हेतु फिर से बेचा जा सकता है, और अंतिम वस्तुओं को फिर से नहीं बेचा जाता, वो अंतिम वस्तुएं जो है अंतिम उपभोग के लिए बनाई जाती हैं। तो इसमें आपको 3 पॉइंट है, तो कम से कम 3 अंतर तो आपको बताने ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए? ये मैंने आपको बताया था, आय विधि और व्यय विधि आपको ध्यान रखना है। भारत में आर्थिक नियोजन की 3 प्रमुख विशेषताएं, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। नवीन आर्थिक नीति की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके बाद में आपका मांग के नियम की सचित्र व्याख्या करनी है,
और पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या करनी है। तो मांग का नियम भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है तालिका से, तो माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए बार डायग्राम ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल, ए और बी और सी है, इसमें आपको ना बार डायग्राम बताना है, जिसको हम सड़क दंड आरेख भी बोलते हैं, वो आपको बना देना है। बहुत ईजी होता है। और उसके बाद में प्राथमिक सम्मक और द्वितीय सम्मक में अंतर आपको स्पष्ट कर देना है। सांख्यिकीय एक वचन तथा बहुवचन में परिभाषित कीजिए सांख्यिकीय को। ठीक है, इसके दो डेफिनेशन बनते हैं, एक वचन में और बहुवचन में, आपको अच्छी तरह से पता होगा, प्लूरल और सिंगुलर में। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पादन को समझाना है, ये भी मैंने बताया था। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी मैंने बताया था डेफिनेशन, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। सकल उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को समझाइए, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। मॉडल पेपर जो आपको दिया था उसमें आपने देखा होगा। स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत में अंतर आपको बता देना है। ठीक है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में। कुल लागत और सीमांत लागत जो होता है आपका, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अर्थ आपको समझा देना है। राइट एनी फोर इम्पैक्ट ऑन प्लानिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियोजन के कोई 4 प्रभाव को बता देना है। भारत में सन 1990 से 91 पूर्व आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएं जो है क्या थी वो बता देनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं एग्रीकल्चर तो मेन है। और भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कोई 4 कारण जो है आपको बता देने हैं। उसके बाद में है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भूमिका क्या होती है, ये आपको समझा देने हैं। औद्योगिक विकास प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक आपको समझा देने हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 5 विशेषताएं आपको लिख देनी है। ये 2022 का पेपर का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। आप अपने सारे पेपर्स का सॉल्यूशन चाहते हैं तो भेज सकते हैं। याद रखिएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना होगा कि आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए या 1 मार्क्स ओनली। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है। तो आप जैसे इस स्टूडेंट ने भेजा था, इसको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, तो 1 मार्क्स के मैंने दे दिए। इसी तरह से आपके सॉल्यूशंस किस चाहिए टाइप के चाहिए वो आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उत्पादन संभावना वक्र का चित्र जो है आपको बना देना है। यहाँ पर फिर से आपको कर्व दिया गया है, इसमें पॉसिबिलिटी कर्व जो है आपको दिखा देनी है ना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बहुगुणी दंड चित्र बनाना है, यानी कि मल्टीग्राफ जो होता है वो आपको इसमें बना देना है। तो यहाँ पे नीचे भी लिखा है यही चीज़, मल्टीग्राफ बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी बार ग्राफ। ठीक है, इसके बाद में एक्सप्लेन कर देना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड कमोडिटी, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझा देना है। और सामान्य लाभ और असामान्य लाभ क्या है ये बता देना है। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को समझा देना है। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर समझा देना है। भारत में सार्वजनिक उद्योगों की भूमिका को समझा देना है और भारत में लघु उद्योगों की भूमिका को समझा देना है। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल सिंपल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए। आई लाइक दिस क्वेश्चन पेपर। और मैं चाहूँगा कि इस बच्चे जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है 2022 का, उसमें से कोई भी बच्चा फेल तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेल नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ईजी पेपर है। ईजी पेपर बोलूँगा, ईजी पेपर। ठीक है, इस तरह का पेपर जल्दी मिलता नहीं है देखने को। तो सबसे इजी पेपर मैं बोलूँगा 2022 एग्ज़ाम के लिए बोर्ड जो है सोस ने, यानी कि स्टेट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने बहुत ही बेस्ट पेपर जो है यहाँ पे जनरेट किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, इसका फुल सोल्यूशन आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।